आज का हमारा टॉपिक है प्रस्तावना। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इन सबके कार्य और स्वरूप क्या होते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। तो प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तथा प्रस्तावना की भाषा क्या है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है। तो प्रस्तावना की भाषा है, यह ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना संविधान में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है। संविधान की जो प्रस्तावना है, इसे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा एवं कुंजी कहा है। ठीक है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा एवं कुंजी किसको कहा है? तो किसको कहा है? प्रस्तावना को कहा है। बेरूबाड़ी बनाम भारत संघ 1960, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा ऑप्शन इसको, कि बेरूबाड़ी बनाम भारत संघ 1960 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ठीक है। किसमें? बेरूबाड़ी बनाम भारत संघ 1960। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन केशवानंदन भारतीय बनाम केरल राज्य, जो 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक है। तो बेरू बनाम भारत संघ 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, निर्णय लिया था कि संविधान का अंग नहीं है क्या? प्रस्तावना। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक है। कब? 1973 में। तथा संसद प्रस्तावना में सकारात्मक संशोधन कर सकता है, परंतु उसके मूल ढांचों में नहीं। ठीक है। और मूल ढांचे क्या है, ये अभी नहीं बताए गए। ठीक है। मूल ढांचे को डिसाइड सुप्रीम कोर्ट करती है। ठीक है। तो मूल ढांचों में संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है। संसद किसमें कर सकती है? प्रस्तावना में सकारात्मक संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचों में नहीं। फिर है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। कि 1976 में 42वां संशोधन जो हुआ था, उसमें प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। वो 3 शब्द कौन कौन है? ठीक है। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। ठीक है। कौन कौन से? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए, अभी हम आपको बताएं कि प्रस्तावना जो है अमेरिका से लिया गया है, और भाषा इसकी कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। प्रस्तावना की भाषा। अब इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि जो संप्रभुता है, लोकतंत्र है, समाजवाद है, गणराज्य है, पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, बंधुता, न्याय, ये सब, इन सब के बारे में हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। तो संप्रभुता, भारत अपने सभी निर्णय स्वयं करेगा, किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं रहेगा। ये संप्रभुता का मतलब होता है। अगर संप्रभुता आपको जाननी है तो ये आप जानिए कि भारत अपने सभी निर्णय स्वयं करेगा, किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं रहेगा। ठीक है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? भारत में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भारत पर शासन करेंगे। ठीक है। किसी अन्य देश के द्वारा नहीं चुने जाएंगे, वो भारत में जनता के द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है। अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के पास होती है। ये लोकतंत्र का मतलब होता है। उसके बाद है समाजवाद। समाजवाद आप ये ऐसे समझ सकते हैं कि गरीबों को समाज के मुख्य धारणा में लाना समाजवाद कहलाता है। समाज के मुख्य धारणा में लाना समाजवाद कहलाता है। और गणराज्य क्या होता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गणराज्य, भारत में राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है। भारत में जो राष्ट्रपति का पद है, यह वंशानुगत नहीं होगा। वंशानुगत का मतलब ये हुआ कि मतलब पहले देखते होंगे आप कि राजा राजा का लड़का भी राजा होता था, फिर उसके भी लड़के राजा होते थे। मतलब खानदान, एक ही खानदान के अंतर्गत ये सब परंपरा चलती रहती थी, उसे वंशानुगत कहते थे। ठीक है। लेकिन अभी जो भारत के अंतर्गत है, गणराज्य का मतलब भारत में राष्ट्रपति का पद जो है वंशानुगत नहीं होगा। मतलब कि जो राष्ट्रपति हैं उनका लड़का राष्ट्रपति नहीं बनेगा। ठीक है। कोई पद नहीं दिया जाएगा, ऐसे है। ठीक है। पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? तो भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा।
ठीक है। जैसे आप सुने होंगे कि ये मुस्लिम कंट्री है, ये अरबी है, ये है, लेकिन यहाँ जो है भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, ठीक है। ये सभी धर्मों को एक समान देखता है, मतलब सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, ठीक है। ना ही हिंदू राष्ट्र है ये और ना ही मुस्लिम राष्ट्र है, ठीक है। फिर है बंधुता। भारत में सभी समुदायों के बीच में बंधुता की भावना रखा जाएगा, ठीक है। मतलब भाईचारा की भावना रखा जाएगा। न्याय। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, ठीक है। कौन-कौन से 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। यहाँ देखिए आप, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, ठीक है। ये जो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है प्रस्तावना के अंतर्गत। फिर धार्मिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं किया गया है। ये आप ध्यान रखिएगा कि धार्मिक न्याय का जो उल्लेख है ये प्रस्तावना के अंतर्गत नहीं है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए और इसे ध्यान रखिएगा आप कि प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है और वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन-कौन सी है? तो प्रस्तावना के अंतर्गत विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है और उपासना की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप डेली 11 बजे पॉलिटिक्स क्लास होती है, इसे देखते रहें और पसंद आए आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी किया करें। धन्यवाद दोस्तों।